हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। मेरा नाम युवराज सिंह है और यूपीएसआई की तैयारी का मेरा ये 19वां दिन चल रहा है। टेबल की साफ़ सफाई करके मैं बैठ जाता हूँ और आप लोगों भी बताइए कमेंट करके कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। अब बनाएंगे अपनी टू डू लिस्ट आज की। ये आज की टू डू लिस्ट है। यूपीएसआई डे 19वां चल रहा है। मॉर्निंग में रचनाएं, विलोम, पर्याय, स्क्वायर और क्यूब, टेबल और फ्रैक्शन हो जाएगा। मैथ में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस क्लास। हिंदी में हो जाएगा रस और रीजनिंग में हो जाएगा कैलेंडर और जीके में हो जाएगा पॉलिटी और मूल विधि। एक सबसे पहले मैंने की रचनाएं अब मैं उससे अपने नोट से तो कर ही रहा हूँ। अब जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उससे भी मैं जो मेरे नोट्स में रचनाएं नहीं हैं उससे मैं आदित्य पब्लिकेशन से जो 5-5 करके अन्य रचनाएं जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं वो कर रहा हूँ। आज रचनाओं में 2 रचनाकारों की रचनाएं बताएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी की हो जाएगी हिम तरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा हिम किरीटनी। सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएगी त्रिधारा, मुकुल, झांसी वाली रानी और वीरों का कैसा हो वसंत। आप भी 2-2 रचनाकारों की रचनाएं कमेंट में ज़रूर लिखें, उससे आप लोगों की भी प्रैक्टिस बनी रहेगी। फिर इसके बाद स्क्वायर किए मैंने 50 तक और उसके बाद क्यूब मैंने किए 30 तक। टेबल लिखी 25 तक। उसके बाद जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन 1/40 तक लिखी है टोटल। हिंदी में जैसे तद्भव तत्सम है इनकी 2 लाइनें की हैं। उसके बाद वर्तनी लिखी है, टोटल 2 लाइनें लिखी हैं। फिर 30 मिनट जो कैलकुलेशन है मेरी बुक है इंस्पेक्टर चालीसा, उससे मैंने 30 मिनट कैलकुलेशन की। आज मैथ की क्लास में 2 प्रॉफिट लॉस की क्लासें की हैं। फिर इसके बाद दोनों क्लासों का टोटल रिवीजन किया है। फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन किए हैं, परसेंटेज के और रेशियो के 10 क्वेश्चन मिक्स किए हैं। मेरा मैथ का सेक्शन जब कंप्लीट हो गया उसके बाद मैंने 10 मिनट का रेस्ट किया। उसके बाद मैं आ गया अपना हिंदी का सेक्शन लेके। हिंदी में मैंने रस किया, रस अपने नोट से कंप्लीट किया। उसके बाद इसके आदित्य पब्लिकेशन बुक है उससे मैंने 50 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस किए। रीजनिंग में कैलेंडर की क्लास की थी आज। ये हिंदी का चैप्टर रस है, ये मैंने नोट से अपने कंप्लीट कर लिया है और ये इससे भी बुक से भी अपना जो इम्पोर्टेंट है वो इससे भी पढ़ लिया है। इसके 50 क्वेश्चन आज रस के मैंने किए हैं। 50 क्वेश्चन दोबारा किए, मतलब एक बार कर चुका हूँ, दोबारा ये किए हैं। यहाँ श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी रति। यहाँ तक कर लिया है। तीसरी क्लास है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। जो कार्यकारी परिषद का काम था कानून लागू करना और कानून ये ब्रिटेन से आते थे। इसके सदस्य 4 थे और गवर्नर जनरल को ये कार्यकारी परिषद सलाह देती थी। 1773 के विनियमन अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और बना 1774 में। सभी कंपनी कर्मचारियों के लिए बना था और इसका उद्देश्य था कंपनी के कामों के विनियमन हेतु, ठीक है। और 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ बना था, ये फोर्ट विलियम्स में बना था कलकत्ता में। इसकी संरचना थी मुख्य न्यायाधीश जो था एलिजा इम्फे थे और अन्य जो थे लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिमिस्टर और लॉर्ड हाइट थे। इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे किस अधिनियम के आधार पर सर्वप्रथम मद्रास और बम्बई गवर्नर बंगाल के अधीन हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 के अधिनियम द्वारा। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ये प्रथम गवर्नर जनरल भी है। और प्रथम गवर्नर कौन है, ये रॉबर्ट क्लाइव है और विलियम वेंटिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल है। इसके बाद आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, मतलब संशोधनात्मक अधिनियम 1781। इसका उद्देश्य था बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियों का विस्तार करना। जैसे बिहार, उड़ीसा संबंधित मामलों पर फैसला लेने का अधिकार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तथा कार्यकारी परिषद के मामलों को कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग के द्वारा क्षमताओं का गलत इस्तेमाल हुआ और शक्तियां अधिक मिली। मतलब 1781 एक्ट के अगेंस्ट 3 व्यक्तियों ने आवाज उठाई। पहले थे नंद कुमार, घसीटा बेगम और चैतराम। ये सुप्रीम कोर्ट गए अगेंस्ट वारेन हेस्टिंग के, लेकिन
इनके सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है इनका केस करने के लिए वारेन हेस्टिंग पर, क्योंकि एलिजा एम्फे ये फ्रेंड भी थे वारेन हेस्टिंग के। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है नंद कुमार को फांसी कर दी जाती है और भारत में पहली न्यायिक हत्या होती है। और इससे ये खबर पहुंचती है ब्रिटेन में। ब्रिटेन ने सोचा कि हमने शक्तियां अधिक प्रदान कर दी हैं, तो ब्रिटेन ने व्यापार तथा प्रशासन को अलग अलग करने का फैसला लिया। ये किया है बीएनएस, और बीएनएस की जो क्लास की है ये धारा 152 में देश की एकता अखंडता को खतरे में आना, ये भी बीएनएस 152 में है। धारा 195 का 2 में क्या है? लोक सेवक को दंगा या लोक उपद्रव रोकने पर धमकी देना। बीएनएस 304 इसमें है स्नैचिंग मतलब झपटा मारी। बीएनएस 197 का डी में है देश की एकता अखंडता को खंडित करने से संबंधित भ्रामक जो खबरें फैलाई जाती हैं, ये है। बीएनएस 324 के 3 में है सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना। बीएनएस 341 के 3 में है सरकारी स्टाम्प या गलत या फर्जी तरीके से बनवाना। बीएनएस 341 के 4 में है फर्जी सरकारी मोहर का प्रयोग करना। बीएनएस 358 में है ब्रीफ या निरसन, ठीक है। आईपीसी 1860 इनएक्टिव हो गया है और बीएनएस 2023 एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ से चलते हैं चैप्टर ऑफ बीएनएस, मतलब बीएनएस की अध्याय जो पहला है इसमें धाराएं 1 से 3 तक हैं और ये प्रारंभिक है। धारा 1 में क्या कहते हैं? संक्षिप्त नाम है, विस्तार है और प्रारंभ है। संक्षिप्त नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। विस्तार क्या है? बीएनएस का विस्तार है जल थल वायु तीनों भारतीय क्षेत्रों में, पूरे मतलब भारतीय क्षेत्र जहां तक है उसमें होगा। और ये प्रारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2024 में गणतंत्र के 74वें ईयर में। भारतीय सीमा के अधीन जैसे इंडियंस और फॉरेनर्स विदेशी भी, ये भी बीएनएस के अधीन आ जाएंगे। और यदि आप भारतीय हैं और भारत में हैं या विदेश में हैं तो भी ये बीएनएस आप पर लागू होगा। भारतीय द्वारा विदेश में अपराध, अगर भारतीय कोई है, इंडियन है, अगर विदेश में कोई अपराध कर रहा, उसमें अपराधी है और पीड़ित भी है तो भी इसमें लागू होगा। भारत में रजिस्टर्ड शिप या जहाज पर इस पर व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है और या भारत में हो या विदेश में हो उस पर भी बीएनएस लागू होगा। जैसे साइबर क्राइम में यदि भारतीय या भारतीय सिस्टम पर अटैकर है, भारतीय सिस्टम अटैकर है या विक्टिम है तो भी यहाँ पे बीएनएस लागू होगा। बीएनएस की कुछ स्थितियों में लागू नहीं होना, मतलब जो बीएनएस लागू कहाँ नहीं हो सकता है, जैसे विशेष क्षेत्र में लागू विशेष कानून के होने पर बीएनएस लागू नहीं होगा। जैसे आर्म फोर्सेस और सैन्य कानून जो है पर लागू नहीं होगा और कुछ संवैधानिक पदों पर भी लागू नहीं होगा, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये आर्टिकल 361 के तहत। और विदेशी संप्रभुत्व, ये मतलब विदेशी जो पीएम होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उन पर भी बीएनएस लागू नहीं होगा। विदेशी जैसे एम्बेसडर हैं, आर्मी वाले हैं और आते हैं इंडिया पे, उन पर भी ये बीएनएस लागू नहीं होगा। धारा 2 में क्या कहते हैं? धारा 2 में है परिभाषा, बीएनएस अधिनियम में उल्लिखित परिभाषाएं, ठीक है। बीएनएस का सेकेंड का फर्स्ट जो है एक्ट क्या है? और सीरीज ऑफ एक्ट, मतलब एक्ट का संग्रह, ये भी एक्ट कहा जाएगा। जैसे कई कार्यों का होना वो भी एक्ट होगा। और कार्य या किसी का किया जाना वो भी एक्ट होगा। एक्ट की परिभाषा है ये। और धारा 2 का 2 जो है एनिमल, मतलब जंतु, कोई भी जीवित प्राणी हो, मनुष्य के अलावा जीवित प्राणी हो, मतलब मनुष्य को छोड़कर जो भी जीवित प्राणी है उसके अंदर ये धारा 2 और 2 के अंदर आएगा, ठीक है। एक्ट क्या है? एक्ट अधिनियम है, जैसे बिल है पास हो जाता एक्ट बन जाता है। और प्रस्तावित कानून भी एक्ट होता है और ये पास हो जाता तो एक्ट बन जाता है। संसद में अगर कोई कानून है पास हो जाता है तो हो जाता है अधिनियम बन जाता है। और धारा 2 का जो 4 है ये काउंटरफीट, मतलब जालसाजी, ठीक है। और ये नकली वस्तु बनाया जाना, मतलब सेम टू सेम वस्तु बनाना। यह है आज की टू डू लिस्ट। यूपीएसआई डे 19वां चल रहा है और ये मॉर्निंग में रचनाएं, विलोम शब्द, पर्याय और स्क्वायर, क्यूब,
टेबल फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। मैथ में प्रॉफिट लॉस की क्लास की थी और प्रैक्टिस की थी इसकी, और ये भी कंप्लीट हो चुका है। हिंदी में रस और इसके क्वेश्चन 50 क्वेश्चन किए थे, ये भी कंप्लीट हो चुका है। रीजनिंग में कैलेंडर किया था, ये भी कैलेंडर क्लास की थी, ये भी कंप्लीट हो गया। जीके में पॉलिटी की और मूल विधि में BNS की क्लास की थी। 30 मिनट कैलकुलेशन की। आज की जो टू डू लिस्ट है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।